नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनए न्यूज। मैं हूं आशीष सिन्हा। हमारे खास शो प्राइम टाइम प्रहार में आपका बेहद स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर करारा प्रहार करते हुए अगले आदेश तक उन पर पूरी तरीके से रोक लगा दी। अदालत ने बेहद सख्त लहजे में कहा कि नियमों की भाषा अस्पष्ट है और इनका दुरुपयोग तय है। कोर्ट ने साफ संकेत दिया है कि शिक्षा जैसे संवेदनशील क्षेत्र में इस तरह के अधूरे और असंतुलित नियम संवैधानिक मूल्यों को चोट पहुंचाते हैं। सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉ माल्या की बेंच ने कहा कि अगर ऐसे नियम लागू होते हैं तो इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। कोर्ट के सामने याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि नए यूजीसी नियम जनरल कैटेगरी के छात्रों को टारगेट करते हैं और समान अवसर के अधिकारों का खुला उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी कर पूछा है कि आखिर बिना स्पष्टता और सहमति के ऐसे नियम क्यों लाए गए। अदालत ने साफ कर दिया कि अगले आदेश तक कोई भी नया नियम लागू नहीं होगा और देश भर में 2012 के यूजीसी के जो नियम हैं वही मान्य होंगे। यह आदेश साफ संदेश है, शिक्षा पर प्रयोग नहीं, संविधान सर्वोपरि है। यानी संविधान की जो मूल्य भावना है उसके साथ ही रहना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में यह बात बिल्कुल सही साफ हो गई। लेकिन आज कोर्ट रूम में सुनवाई के दौरान क्या हुआ, किस तरीके से कोर्ट में मामला आगे बढ़ा, वो आपको समझाते हैं। कोर्ट में क्या हुआ, यानी कोर्ट रूम एक्सचेंज। याचिकाकर्ता ने क्या कहा, जजेस ने क्या कहा। विष्णु शंकर जैन जो याचिकाकर्ता के वकील हैं वो अपीयर हुए। उन्होंने कहा कि ये मान लिया ये जो पूरा नियम है वो उल्लंघन करता है, ये प्रावधान पूरी तरीके से संकीर्ण है और भेदभाव की परिभाषा पहले से ही परिभाषित करता है। यहां पर उन्होंने सेक्शन 3C का जिक्र किया और साफ तौर पर कहा कि ये नियम जो है वो मूल भावना के संविधान के खिलाफ है। यह मान लिया गया है कि जाति आधारित भेदभाव केवल एक ही वर्ग झेलता है, एक ही वर्ग यानी करता है। इस बात का भी जिक्र विष्णु शंकर जैन ने किया। इसे केवल संवैधानिक और वैधता की कसौटी पर ही परख रहे हैं। यह बात जस्टिस सूर्यकांत ने कही मामले की सुनवाई के दौरान कि हम केवल कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट पर ही इस मैटर को सुन रहे हैं। अब आपको अगला दिखाते हैं ग्राफिक्स कि अब विष्णु शंकर सीजेआई ने क्या कहा। मान लीजिए साउथ से यानी दक्षिण या उत्तर पूर्व का कोई छात्र उत्तर भारत में दाखिला लेता है, एक नॉर्थ ईस्ट का छात्र, एक साउथ का छात्र अगर कॉलेज में दाखिला लेता है और अगर उसके खिलाफ कोई भेदभाव वाली टिप्पणी होती है तो उस स्थिति में क्या होगा। सबके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां होती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर अपमानजनक टिप्पणियां होती हैं तो फिर राहत किसी एक वर्ग को क्यों? क्या यह नियम ऐसे मामलों का समाधान करता है? सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान यह सवाल उठाया कि क्या यह जो नियम है यह नियम वाकई उन सभी समस्याओं का समाधान करता है। अगला ग्राफिक्स। रैगिंग भी गंभीर मुद्दा है। क्या छात्र पहचान में आ जाता है? नया जो छात्र है वो पहचान में आ जाता है। सबसे दिलचस्प बात देखिए कि यूजीसी का जो नया नियम था उसमें रैगिंग को शामिल ही नहीं किया गया था। तो क्या इस नियम के तहत रैगिंग की शिकायत पर भी विचार होगा? रैगिंग जिसको इसमें शामिल ही नहीं किया गया। और यही बात सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत ने पूछ ली। तब एक वकील ने अदालत में कहा कि रैगिंग की तो परिभाषा ही नहीं दी गई है, यानी उसे डिफाइन ही इस नए नियम में नहीं किया गया है। सीजेआई ने यह कहा कि आरक्षित समुदायों में भी कई लोग अब समृद्ध हो चुके हैं, यानी जिन वर्गों को रिजर्वेशन मिला है उसमें से भी कई ऐसे परिवार हैं जो अब पूरी तरीके से समृद्ध हो चुके हैं। सीजेआई ने यह कहा कि यह संवैधानिक प्रश्न है, आज कोई अंतिम आदेश हम जारी नहीं करने जा रहे हैं। यह कहते हुए कोर्ट ने रोक लगा दी। नए नियम पर अगले आदेश तक रोक लगाते हैं, यानी 19 मार्च जब इस मामले में अगली सुनवाई होगी तब तक कोर्ट ने रोक लगा दी। यानी आज की तारीख में यह जो नया नियम है यह प्रभावहीन है। केंद्र सरकार और यूजीसी को अदालत ने जवाब दाखिल करने के लिए कहा है, यानी 19 मार्च से पहले
केंद्र सरकार और यूजीसी इन दोनों को ही अदालत में जवाब दाखिल करना है। यह बताना है कि आखिर इस नियम की जरूरत क्यों आन पड़ी। अब आपको यह भी बताना और समझाना जरूरी हो गया कि आखिर इस नियम को लेकर जो इतनी सारी बातें कही जा रही थी उस पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने क्या टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में बात बिल्कुल साफ कही कि भेदभाव की परिभाषा पहले से हर तरह के भेदभाव को कवर करती है। जाति आधारित भेदभाव को अलग से परिभाषित करने की जरूरत क्यों आन पड़ी, यानी सेक्शन 3C जिसको लेकर पूरा बवाल मचा हुआ है। कैंपस में रैगिंग की एक बड़ी और गंभीर समस्या है। नए रेगुलेशन में रैगिंग शामिल क्यों नहीं किया गया, क्यों नहीं इसे परिभाषित किया गया। अनुसूचित जातियों में भी कई लोग आर्थिक रूप से समृद्ध, जाति विहीन समाज की दिशा में हुई प्रगति पीछे हम लेके जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग हॉस्टल, अलग अलग जातियों के लिए क्या हमारे मुल्क में अब अलग अलग हॉस्टल बनेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। शैक्षणिक संस्थानों में भारत की एकता जो है वो दिखनी चाहिए। यह बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कर दी गई है कि शैक्षणिक संस्थानों में किसी भी तरह की अयोग्यता जो हो वो नजर ना आए, एकता नजर आए, और यही बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। अब आपको सवाल भी बताते हैं जिन सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, अदालत में क्या कुछ हुआ, लेकिन प्राइम टाइम प्रहार में किन सवालों पर हम अपने मेहमानों के साथ चर्चा करने जा रहे हैं। पहला सवाल यह है कि नियम अगर अस्पष्ट है यानी क्लियर नहीं है तो फिर यूजीसी ने इसे लागू ही क्यों किया। जब चीजें क्लियर नहीं है तो लागू क्यों किया, इतनी जल्दी क्यों थी। क्या यूजीसी ने बिना ग्राउंड रियलिटी समझे नियम बनाए हैं। क्या यूजीसी बिना ग्राउंड पर गए केवल बंद कमरे में जो बड़े ऑफिसर्स हैं उन्होंने नियम बना किया। और तीसरा, सामाजिक न्याय के नाम पर वर्ग विशेष को टारगेट करना सही है क्या, यानी यहां पर अपर कास्ट की बात है, क्या उनको टारगेट करना सही है क्या। ये वो तमाम सवाल जो है वो अदालत की तरफ से उठाए गए थे और उन्हीं सवालों से हमने अपने सवाल तैयार किए हैं। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है। हमारे साथ देवेंद्र प्रमुख जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी। हमारे साथ विष्णु पांडे जी हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। हमारे साथ सार चतुर्वेदी जी हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। हमारे साथ विद्या गौतम जी हैं, दल चिंतक हैं। हमारे साथ डॉक्टर सूर्य कुमार आईपीएस हैं, पूर्व डीजीपी यूपी के। आप सभी का बेहद स्वागत है। लेकिन सबसे पहले बीजेपी के प्रवक्ता जो हमारे साथ है देवेंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मैंने लगभग 20 सालों तक देश की सबसे बड़ी अदालत को कवर किया है, यानी सुनवाई को कवर किया है। ऐसे बहुत कम मौके होते हैं जब केंद्र सरकार के वकील अदालत में मौजूद हों और इतने बड़े इशू जिसमें पूरे देश भर में प्रदर्शन हो रहा है वो अदालत में इस मामले में अपीयर ना हो। हालांकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता किसी दूसरे मामले में आए थे, लेकिन केंद्र का ना बोलना इस पूरे मामले में आज सुनवाई के दौरान क्या कुछ दर्शाता है। और दूसरी अहम बात, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आपका क्या कुछ कहना है। देखिए आशीष सर, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मेरा कुछ भी कहना नहीं है, क्योंकि उससे बड़ा संवैधानिक और संविधान देश में कोई शक्ति है नहीं जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास है। और वो संवैधानिक शक्ति और नेशन फर्स्ट सब बात करते हैं और वो होनी भी चाहिए। और जिस तरह आज हम इस पर चर्चा कर रहे हैं यूजीसी को लेकर, आज तो भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता भी आसानी से बोल रहा है, विपक्ष का भी बोल रहा है। मैं तो इस पर उस दिन भी एक बड़े चैनल पर चर्चा में आया था तो बड़े गहन गहन क्वेश्चन मुझ पर डाले गए थे, लेकिन मैं फिर भी अपनी बात करता हूं कि जाकी रहे भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी। कभी कभार पार्टी गाइडलाइन से अलग हट जाता प्रवक्ता, लेकिन उसकी शालीनता और उसकी कौशलता उसे बचाने का काम करती है। तो मैं स्पष्ट कहने वाला व्यक्ति, और मैंने स्पष्ट कहा था कि हम सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं, अंत्योदय की चौथी पंक्ति में खड़े व्यक्ति की बात करते हैं। कई बार गहन डिबेट में चर्चा आई
बहस का विषय रहा, विपक्ष ने क्वेश्चन उठाए, विपक्ष का हमने जवाब दिया। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जब ये सुप्रीम कोर्ट में कमेटी ये यूजीसी का नियम पास हुआ था, उस समय उस पास नियम पर भी नहीं, सुप्रीम कोर्ट में कौन सा नियम पास हुआ था? नहीं, ये नहीं हुआ था। मैंने कहा ये सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन था। ये कौन जब सा ये पास हुआ विचाराधीन था? जब ये पिटीशन फाइल हुई थी ना? हाँ, मैं आ रहा हूं सर, जी, मैं आ रहा हूं। मैं हाँ। जब ये कमेटी थी तो उसमें सभी सर्वदलीय बैठक थी, उसमें सभी दलों के लोग भी थे। हाँ। जब ये बन रहा था, तो मैंने कहा कि अब ये होना था जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ कि ये पारित होना चाहिए। अब आपने क्वेश्चन कहा कि इतनी स्पीड, इतनी जल्दी, इतनी तत्परता की जरूरत कैसे पड़ी? ये एक जांच का विषय है भाई। ये कहां से हुआ, कैसे हुआ, ये क्वेश्चन हम पर दागा गया। और 2 दिन से इसका पूरी पार्टी समर्थन भी कर रही है, कहीं विरोध भी कर रही है, अलग अलग तरह से, पर लेकिन पार्टी का कोई बड़ा बयान नहीं आ रहा। नहीं, धर्मेंद्र प्रधान जी का बयान आया, उन्होंने यूजीसी के नए नियमों को इसकी सराहना की और कहा कि हम किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। अन्याय करने के बाद आज भी धर्मेंद्र प्रधान जी का बयान है, आज का भी आप कर लीजिए, और मायावती जी का बयान आज का भी है, इससे पहला भी है, उस पर भी चर्चा कर लीजिए। डिबेट में बड़ा कीमती समय होता है आशीष सर। अगर घुमाए की बात है तो कहीं भी घुमाया जा सकता है, और किसी भी बात का मतलब कुछ भी निकाला जा सकता है। मैं आपको ये स्पष्ट कर रहा हूं कि हम तब भी सही थे, हम आज भी सही हैं और आगे भी सही रहेंगे। नहीं, मतलब आप मानते हैं कि एक ऐसा वर्ग जो हमेशा बीजेपी के साथ खड़ा रहा, उसको इस तरीके से डिफॉल्ट दोषी करार दे देना, उसको आप सही करार कर रहे हैं? नहीं सर, सही नहीं कर रहा। अगर आपके कहने का मतलब यही है? मैं अपनी बात पूरी रख रहा हूं, आप मुझे रोक रहे हैं बार बार। नहीं, आपके कहने का मतलब यही है। मेरा नाम आशीष सिन्हा है, मैं सामान्य वर्ग से आता हूं, क्या मैं डिफॉल्ट दोषी हूं क्या? आशीष सिन्हा जी, मैं ओबीसी वर्ग से आता हूं और मेरी डिबेट निकाल कर देखिए। मैं डंके की चोट पर बोला था उस डिबेट में जिसमें कोई नहीं बोल रहा था, और अब बोल रहा हूं मैं सबके साथ और सबके विकास की। और ये भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी थी। मैंने कहा था आपको, अब भी कह रहा हूं मैं कि ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, लेकिन ये अंदर की बात है चैनल पर बैठने की। आज हमारा वकील खड़ा नहीं हुआ, या पार्टी को विश्लेषण की जरूरत थी तो वो हम कर रहे थे। लेकिन यही विपक्ष जो ये चर्चा में था, जो कमेटी बनने में था, जो एक छोटी सी बात पर किसी प्रदेश से जलाने के लिए, देवेंद्र जी, क्या कमेटी में बीजेपी के सांसद नहीं थे? ये हिम्मत क्या 8 दिसंबर 2025 को जो पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता दिग्विजय सिंह कर रहे थे, क्या उसमें बीजेपी के सांसद नहीं थे? नहीं, मैं कब मना कर रहा हूं चीज से? बीजेपी पर तो यार आक्षेप लगाया जा रहा है, बीजेपी पर, या लेकिन इसका दोषी कौन कौन है? आप इसकी बात कर रहे हैं ना, फिर इसमें आप सेफ किसको छोड़ रहे हैं? अगर आप भारतीय जनता पार्टी पर दोष लगाते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सरकार पर सवाल उठते हैं, कई बार कमियां आती हैं, कई बार डिसीजन सही, कई बार गलत होते हैं, लेकिन एक तरफा नहीं कर सकते। वो काम जो आप कह रहे हो कि हमने किया, हमारे साथ आप लोग कर रहे थे। अरे सरकार में आप हैं, जवाबदेही आपकी नहीं होगी क्या देवेंद्र जी? नहीं, जवाबदेही मैं विष्णु जी से लूंगा, क्या आम आदमी पार्टी से उनकी जवाबदेही हो जाएगी क्या? जवाबदेही आपकी होगी ना? तो जवाब दे रहे हैं हम, भाग कहां रहे हैं जवाब से? बताइए हम कहां भाग रहे हैं, कैसा जवाब चाहते हैं? मैं जवाब तो दे रहा हूं आपको। नहीं, मैं आपसे बस सीधा जानना चाहता हूं, क्या आप मानते हैं, क्या देवेंद्र प्रमुख जी, आप ये मानते हैं कि ये नियम सही था? देखिए, मैं इस बात पर चर्चा ही नहीं कर रहा कि ये गलत था या सही था। मैं चर्चा इस बात पर कर रहा हूं कि इसमें कहां कमियां थी, कहां खमियां थी, किसकी कमी थी, किसकी नहीं थी, किसकी ज्यादा थी, किसकी कम थी। अब जब विश्लेषण एक एक अक्षर का हो रहा है तो हाँ नाम का सवाल का कोई मतलब नहीं है। मैं तो विश्लेषण कर कर चल रहा हूं, निष्कर्ष लेकर, क्वेश्चन का। अरे तो ये काम पहले किया जा सकता था ना, विश्लेषण किया जा सकता था, इस पर मंथन किया जा सकता था, गाइडलाइन लागू करने की क्या जरूरत थी? 2012 की चल तो रही थी। बिल्कुल विश्लेषण करने का आज भी समय है। आज सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन नहीं हुआ, आज भी सरकार के पाले में गेंद है। अभी इंतजार कीजिए कि कौन क्या करता है। आज हम ओबीसी एससी एसटी की बात कर रहे हैं, लेकिन अंत्योदय की चौथी पंक्ति में खड़े व्यक्ति का मतलब क्या है? ब्राह्मण हो सकता है ठाकुर, एससी हो सकता है एसटी, हिंदू हो सकता है मुसलमान, सिख हो सकता है ईसाई। मैं फिर कह रहा हूं आपको डंके की चोट पर कि भाग नहीं रहे। अभी पाले में गेंद है, डिसीजन हमारे ऊपर है। अरे आपकी सरकार है, आप जो चाहिए फैसला लेकर आइए, आपकी सरकार है भाई साहब।
लेकिन देश कानून से चलता है, देश संविधान से चलता है, इस बात को भूलिएगा मत देवेंद्र प्रमुख जी। हम सर भूलने की स्थिति में होते तो आपके सवालों से भागते, हम तो भाग ही नहीं रहे। हम तो आप ही की बात मानकर चल रहे हैं, आप ही के क्वेश्चन का जवाब दे रहे हैं। और मैं तो ये कह रहा हूं कि जो आप मुझसे नहीं पूछ रहे उससे आगे चल कर दे रहा हूं। मैं बता रहा हूं ना, मैं तो जितने क्वेश्चन आप मुझसे दाग रहे हैं आपका विशेषाधिकार है आशीष जी। और मैं ये कहता हूं कि इसी तरह के क्वेश्चन क्या और लोग जो इस देश को 1 घंटे में जलवा देते हैं, तोड़ देते हैं, दंगा फसाद कर देते हैं, वही स्थिति बनाना चाहते थे। अरे देवेंद्र जी सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप कहते हैं बटोगे तो कटोगे, आप कहते हैं एक है तो सेफ है, तो सवाल भी आप ही से पूछा जाएगा ना। क्या ये जो नया नियम लाया गया था, क्या ये 2 वर्गों के बीच में खाई पैदा करने वाला नहीं था क्या? मैं तो आज भी कह रहा हूं, मैं उस बयान को फिर दोहरा रहा हूं कि बटोगे तो कटोगे। मैंने कहा कि इसमें कहीं मुसलमान का जिक्र हो, इसमें कहीं हिंदू का जिक्र हो, और जिसने दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसने किसी जाति का जिक्र किया हो। तो मैं फिर कह रहा हूं, जो बार बार अंत्योदय चिल्ला रहा हूं, ये बटोर कटो आप जोड़िए तो सही। मैं तो फिर भी अपनी बात से भागी नहीं रहा। ठीक मैं है, फिर कहता हूं कि बटोगे तो कटोगे। ठीक है। एक रिएक्शन विद्या गौतम जी आपसे लेना चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर। विद्या गौतम जी समय दिया है। ठीक है, देवेंद्र जी सुन लीजिए, विद्या गौतम जी को भी सुन लीजिए, दलित चिंतक है, सुन लीजिए। चैनल के माध्यम से आशीष जी, मैंने देवेंद्र जी की सारी बातें सुनी, आपकी भी सुन रही थी। आशीष जी, मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ इस पूरे मैटर पे, यूजीसी वाले मैटर पे, कि आज तो सरकार ने रोक लगा दी, अभी कोई फैसला नहीं आया, इस पर रोक लगाई गई है इस मैटर पे, इस कोर्ट के फैसले पे। मैं पूछना चाहती हूँ इस पूरी जितने यहाँ पे लोग बैठे हैं और इवन आपसे भी, कि सर क्या दुनिया में जान से ज्यादा कीमती कुछ होता है क्या? रोहित वेमुला को क्या न्याय मिल गया क्या? आखिर ये लड़ाई क्यों लड़ी गई थी कोर्ट में? ये लड़ाई किस लिए लड़ी गई थी? पायल तडवी और रोहित वेमुला के अरे साथ विद्या जी, रोहित वेमुला के केस में तेलंगाना हाई कोर्ट में तेलंगाना पुलिस ने स्टेटस रिपोर्ट क्या दाखिल की थी, वो आपने पढ़ी होगी ना? नहीं, वो मैंने पढ़ी और उसके फैसले पे, ये तो इस फैसले में उसकी जिक्र है, इस फैसले नहीं, वो आप जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला बता रही है वो मैंने पढ़ा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि तेलंगाना हाई कोर्ट में तेलंगाना पुलिस ने जो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की थी रोहित वेमुला के केस में, क्या आपने वो रिपोर्ट पढ़ी थी? जांच में क्या कुछ निकला था? तीनों सर यही लगा देना। रोहित वेमुला के केस में भेदभाव हुआ था, ये रिपोर्ट पूरी है, ये इसमें कोई दो राय तो है नहीं सर। अब क्योंकि कानून की नजर में सब लोग बराबर होते हैं। अब इस सिर्फ इस पे बात करना चाह रही हूँ, जिस बिल पे हम लोग बात कर रहे हैं, जिस फैसले पे बात कर रहे हैं आशीष जी, वो फैसला आया था और कोर्ट कोई भी फैसला बिना किसी सर्वे के, बिना किसी लड़ाई के नहीं देता है सर, सबसे पहली बात है। और कोर्ट को जब आज जनता का दबाव, जनता का आक्रोश देखा गया तो कोर्ट ने इस फैसले पे फिलहाल रोक लगाई है। मैं नहीं कह रही हूँ कि इसके वजह से, मैं भी कहती हूँ कि इसकी वजह से देश में अलग अलग तरीके से लड़ाई झगड़े ना हो, अशांति ना फैले। शायद कोर्ट ने इस फैसले को देखते हुए, इस जन आक्रोश को देखते हुए उस पर रोक लगाई, लेकिन फैसला आज भी नहीं आया। लेकिन फिर कहना चाहती हूँ कि जब इतने संविधान में फैसले, इतने सारे कोर्ट के पास इतने सारे नियम होने के बावजूद जब अत्याचार हो रहे हैं, उच्च शिक्षा में लोग नहीं जाएंगे, नहीं पढ़ेंगे, नहीं आगे बढ़ेंगे, तो कैसे? अरे आप देखिए मेरी बात समझिए विद्या जी, मेरी बात समझिए। आरक्षण और सुरक्षा 2 अलग अलग मुद्दे हैं, दोनों को मिलाइए मत। आरक्षण देने से किसी ने ऐतराज नहीं किया, यहाँ बात सुरक्षा की है। यहाँ पर एक वर्ग को कोई सुरक्षा ही नहीं दी गई। नहीं, एक वर्ग के साथ सुरक्षा की बात नहीं कही गई। इस जो कमजोर है, जिसके साथ घटनाएं, अपराध होते, भेदभाव होते, उसकी सुरक्षा की यहाँ बात करी जा रही है ना सर। विद्या जी अब ये बताइए कि सेक्शन 3C ये कहता है कि SC ST OBC इनके खिलाफ अगर कोई कमेंट होता है, ठीक है, तो कार्रवाई होगी, वो सही हो झूठ हो उससे किसी को नहीं। लेकिन दंड का प्रावधान, मान लीजिए कि मैंने कोई झूठी शिकायत कर दी, तो अगर वो शिकायत झूठी पाई जाती है तो कार्रवाई तो नहीं होगी ना। तो इस तरह तो बाढ़ आ जाएगी, शिकायतों की बाढ़ आ जाएगी। जब तक हम किसी के साथ भेदभाव करेंगे नहीं तो हम शिकायत किसी के खिलाफ क्यों अरे करेंगे? विद्या जी मैं आपको बताता हूँ, JNU में खुलकर नारे चलते हैं, मैं खुल के नारे चलते हैं, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। क्या जनरल कैटेगरी के पास ये राइट है कि वो इसके खिलाफ कोई शिकायत कर पाए?
कोई राइट नहीं है। खुल के नारेबाजी होती है, ब्राह्मणों को देश से बाहर निकाल दो, खुल के होती है। मैं यहां पर इक्वलिटी की बात कर रहा हूं। मैं बार बार कह रहा हूं, बात समझिए। सुरक्षा एक अलग मुद्दा है, आरक्षण एक अलग मुद्दा है। मैं भी चाहता हूं कि जो हमारे भाई इस समय पिछड़े हुए हैं वो बराबरी पर आए, लेकिन यहाँ बात सेफ्टी की है। आप सवाल मुझसे कर रहे, मेरा जवाब तो एक बार सुन लीजिए। प्लीज आप बोलिए, उसके बाद मैं डॉक्टर सूरी जी के पास आऊंगा। प्लीज बोलिए। मैं कहना चाहती हूँ कि कोर्ट का फैसला ऐसे नहीं आता है, बहुत सारे कानून, बहुत सारी बातें, बहुत सारे सर्वे के बाद आता। अभी भी फैसला रद्द नहीं हुआ है, कोर्ट के पास में स्टे लगी है। इस फैसले को मार्च में आएगा, लेकिन हाँ ठीक है, विचार किया जा सकता है, क्योंकि इससे भेदभावपूर्ण माहौल के लिए कह रहे लोग कि भेदभावपूर्ण माहौल होगा, लेकिन उनका क्या, जिनके ऊपर अपराध होगा उनके लिए भी तो कुछ सुरक्षा चाहिए ना सर। अगर लोग उच्च शिक्षा में जाएंगे नहीं, विद्या जी, ऑलरेडी SC ST एक्ट 2012 का जो है वो तो लागू है ना। होने के बावजूद भी आज मध्य प्रदेश में लोगों को लोगों के मुंह में पेशाब करी जाती है सर। मुंह के रखने के नाम पे लोग मार दिए जाते हैं। देखिए कानून है और UGC एक्ट का सेक्शन 8 क्या कहता है? सेक्शन 8 ये कहता है कि कमिटी अल्टीमेट एंड द एंड जांच के लिए पुलिस के पास भेजेगी। वो ऑलरेडी अधिकार है। कानून के आने के बाद सबके पेट में इसलिए सर दर्द हो रहा, क्योंकि सर लग रहा अत्याचार करने का रास्ता बंद हो जाएगा। आप बताइए किसको न्याय मिलेगा जब उस बार बार कह रहे हैं SC ST एक्ट है ना, एक्ट होने के बावजूद भी लोगों के साथ अपराध हो रहे हैं सर। नहीं, SC ST एक्ट के कितने मामले आपको विष्णु शर्मा का केस याद है क्या विद्या गौतम जी? विष्णु शर्मा जो 20 सालों तक जेल में रहा, ऐसे तमाम केस है। अगर विद्या गौतम जी, अगर आप केस गिनाएंगी तो मेरे पास भी सीरीज है। हमको एक पिच पर आना पड़ेगा। मैं कहता हूं कि अगर किसी ने भेदभाव किया है तो कानून सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अगर वो शिकायत झूठी है तो जिसने शिकायत की है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं एक कमेंट डॉक्टर सूर्य कुमार जी आपसे लेना चाहूंगा पूरे विषय पर। अनम्यूट करिएगा सर प्लीज। सर अनम्यूट करिएगा अपने आप को प्लीज, साउंड अनम्यूट करिएगा प्लीज। जी हाँ, एक मिनट जी, आवाज आ रही है आपकी? आ रही जी। सिन्हा जी, अगर समाज में लोग अपनी अपनी बिरादरी, अपनी अपनी जाति का प्रतिनिधित्व करते हुए अपनी सुरक्षा की बात करेंगे और दूसरी बिरादरी के लोगों की चिंता नहीं करेंगे, तो हमारा समाज, हमारा देश एकता की, अखंडता की राह पर आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये उम्मीद की जाती है कि भले अनपढ़ लोग, गैर पढ़े लिखे लोग ऐसी बातें करें कि हमारी जात सबसे अच्छी, हमारी जात सबसे पीड़ित, हमारी बात, लेकिन देश के हित में, समाज के हित में यही बात है कि सब लोग दूसरी बिरादरी का सम्मान, दूसरी जातियों का सम्मान, दूसरे धर्मों का सम्मान करें और उसी से ये देश मजबूत बनेगा, समाज मजबूत बनेगा। लेकिन इसमें जब राजनीति का छौंका आ जाता है ना सर, तो फिर वो चीजें रह नहीं पाती हैं। ये राजनीति का छौंका है। हम सभी एक पिच पर है, चाहे आप हो, हमारे जितने भी पैनलिस्ट हैं। मैं आऊंगा विद्या जी। मजबूत करने के लिए किसी एक कौम के ऊपर अत्याचार होके हो, नहीं, एक बार सुन लेते हैं अभी जी। ये आप अपनी बात जरा मैं कह लूं, फिर आप अपना विचार जरूर बताइएगा जी। ये हमको तो आज ये धन्यवाद देने का अवसर है कि अगर राजनीतिक कारण से कोई बात उठ रही थी तो राजनीतिक फायदे के लिए या किसी वर्ग का वोट लेने के लिए अगर कोई बात उठती है तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से विचार करने की बात कही और बहुत से प्रश्न पूछे कि उसमें उन्होंने चिंता जाहिर की कि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट के छात्र हैं, साउथ इंडिया के छात्र हैं, सबके साथ न्याय होना चाहिए, सबका किया गया। दिक्कत यही है डॉक्टर सूर्य कुमार जी। विष्णु जी से एक रिएक्शन लेता हूं। विष्णु जी, एक रिएक्शन आपका, उसके बाद मैं सर आपके पास आऊंगा। जी आशीष जी, सबसे पहले समझना होगा कि ये फैसला इतनी जल्दबाजी में क्यों लाया जा रहा है आखिर, जब यूजीसी के चेयरमैन ही नहीं है। यूजीसी के पास इंटरिम चेयरमैन है विनीत जोशी जी।
सुप्रीम कोर्ट के एडवाइस पे गवर्नमेंट ने एक यूजीसी को लेके बनाने को ड्राफ्ट के लिए एडवाइस किया। इन्होंने कमेटी बनाई, उस कमेटी में 17 लोग बीजेपी के थे और उसी कमेटी में क्या बासु स्वराज जी भी हैं, उसी कमेटी में करण भूषण जी भी हैं और उनके और बाहर जो अपने ब्रजभूषण जी कुछ और कहते हैं। तो देखिए सरकार इस चीज में फेल हुई है। सरकार ने क्या किया है, जो सुप्रीम कोर्ट का जो एक ऑर्डर आना था कि आपको एक यूजीसी को लेके चीजों को इसको लेके गाइडलाइन बनाई है, सिर्फ खाना पूर्ति कर दी क्योंकि जानते थे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और चीजें हो जाएंगी। आज ये देखने की बात है कि जो देश का युवा आप किस तरह से झोंक रहे हैं, क्या युवाओं का जो मुद्दा है जो होना चाहिए, क्या इस देश में जो मुद्दा होना चाहिए, क्या उस युवाओं को हम वो क्या इस सरकार ये दुर्भाग्य है विष्णु पांडे जी, जिन मुद्दों पर बहस होनी चाहिए उन मुद्दों पर बहस हो ही नहीं पाती। सर वही कह रहा हूं मैं, सर वही तो कह रहा हूं, क्या आज देश का युवा इस मुद्दे पे बहस नहीं करना चाहता कि 91 रुपीज डॉलर हो चुका है, इस मुद्दे से सरकार भागना चाहती है। 91.55 पिछले 19 दिनों में जो रुपया था वो 90 के आंकड़े को पार कर गया है। सर आप मानेंगे नहीं, 2014 से लेके 2024 तक भारत में सरकारी स्कूल 90,000 के आसपास बंद हो चुके हैं। क्या ये मुद्दा नहीं था? किस तरीके से देश में धर्म की राजनीति बढ़ाई गई, भाषा की राजनीति बढ़ाई गई और आज युवाओं में भी, यूथ में आप जाति भेदभाव बढ़ा रहे हैं। आप चाहते नहीं है कि जो युवा हो वो खड़ा हो और ये पूछे सरकार से कि आज 91 रुपीज 94 पेट्रोल क्यों है, आज 100 स्मार्ट सिटी कहां पे है। तो उन्होंने देखा कि किस तरीके से सरकार जब ये उठना चाहते युवा को भटका दो, युवा को बांट दो। ठीक है, सार्थक जी से एक जवाब ले लेता हूं क्योंकि फिर ब्रेक पे भी जाना है, फिर मैं आपके पास आऊंगा। सार्थक जी, बहुत कम ऐसा देखा गया है, बहुत कम केसेस में जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 जहां पर सुप्रीम कोर्ट को अनलिमिटेड पावर है उसका इस्तेमाल किया हो, लेकिन इस केस में हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करते हुए इस नियम पर रोक लगा दी। देखिए यही हमारे संविधान की सुंदरता है और हमारे संविधान में ये सबसे अच्छी बात है कि लीगल जो चीजें हैं, जो लॉ है वो इवॉल्विंग है और आज जहां जरूरत महसूस हो रही है, जब लोग सड़कों पर है, जब इतना ह्यू एंड क्राई हो रहा है, तो इस मुद्दे पर रोक लगाना बहुत जरूरी है। इस समय मुझे मशहूर कवि जो अशोक चक्रधर हैं उनकी एक कविता याद आ रही है, उसकी 2 लाइनें बताऊंगा आपको कि खून फर्श पर बिखरा पड़ा है, पहचान बताइए, कौन हिंदू, कौन सिख, कौन खान बताइए, अभी फॉरेंसिक विभाग वाले आएंगे, इसके नमूने ले जाएंगे, लेकिन क्या ये बताना मुमकिन है कि ये खून किसका है? तो हमें कहीं ना कहीं इस तरीके से जातियों में बांट। जी सार्थक जी, ये हमारे मुल्क को समझना होगा। 1904 में जो अंग्रेज पहली बार जाति व्यवस्था लेकर आए, यानी जातियों को वर्गीकृत किया और उसके बाद से जो चीजें चली हैं, इसको समझना होगा। मैं सार्थक जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर 30 सेकंड का एक ब्रेक लूंगा, उसके बाद मैं विद्या जी आपके पास आऊंगा। सार्थक जी अपनी बात पूरी कर लीजिए प्लीज। मैं यही कहना चाह रहा था कि ये एक बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेटिक फेलियर है। बार बार मैं ये देख रहा हूं लगातार कि सरकार की मंशा कुछ और है। आज आपने देखा कि सरकार के वकील प्रस्तुत नहीं हुए कोर्ट में, इसका मतलब क्या है? सरकार की मंशा नहीं थी है, लेकिन क्या ये ब्यूरोक्रेसी की फेलियर है कि वो एक ऐसा ड्राफ्ट लेकर आए और जिसको सरसरी नजर से पेश करा दिया, फाइनल करके फाइल कर दिया गया और उसको फिर पास भी करा लिया गया। नहीं और ये देखा भी नहीं गया सार्थक जी, ऐसा मुमकिन है क्या? मतलब जिस गवर्नमेंट की आप बात कर रहे हैं वहां पर मिनिस्टर से खबर निकलवाने में सब कुछ हो जाता है, खबर मिल नहीं पाती, वहां पर ये सारी चीजें हो गई और सरकार को पता ना हो, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, सवाल ही नहीं उठता, असंभव है। देखिए कहीं ना कहीं इस पर लाभ तो है, क्योंकि मुझे जो ये लगता है कि कभी भी भाजपा और भाजपा के जो अन्य संगठन है वो इस तरीके के चीजों के बिल्कुल फेवर में नहीं रहते। लेकिन आप आज ये देखिए जो भाजपा या उसका संगठन कहता है उसके उलट चीजें हो रही हैं और खुद ही अपने पैरों पे वो कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। मुझे लगता है इसमें ब्यूरोक्रेटिक फेलियर 100% है और सरकार को और सरकार के अधिकार में जो लोग बैठे हुए हैं उनको ये सोचना चाहिए कि ये किस तरीके से ये बिल लेके आया गया। ठीक है, आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। ठीक है, सभी हमारे साथ बने रहिएगा। 30 सेकंड का
एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपके पास फौरन हाजिर होते हैं। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। क्या है भाई तानू? अचानक दर्द उठा। ठीक है सर? हाँ, बस आया तेज हो गया। डॉक्टर ने दिखा रहा है। डॉक्टर का मतलब खर्चा? प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करोगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा? फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस हो। पैसे ज्यादा लगणगे? चिंता ना करो, सारा इलाज बिना पैसे दे होएगा। बिना पैसे दे? जी हाँ, पंजाब सरकार पहली स्टेट सरकार बनी है जो ये सुविधा दे रही है। हरेक नागरिक जिहड़ा है वो मुख्यमंत्री सेहत कार्ड जो बन गया तो 10 लाख रुपये का मुफ्त ते कैशलैस जिहड़ा इलाज कराउण दे काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पल है। आईवीएफ से मुझे मिला खुद का बच्चा पाने का बेस्ट मौका। इंदिरा आईवीएफ की खास टेक्निक देती है आने वाले बच्चे को एक नेचुरल गर्भ जैसा वातावरण और बढ़ाती है खुशखबरी का मौका। इंदिरा आईवीएफ, खुशखबरी का बेस्ट मौका। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा। अबे घोचू, अथा इंडिया को मालूम है, पेट सफा हर रोग दफा। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वापस अपनी डिबेट पर चलते हैं। हमारे साथ कई खास मेहमान इस समय जुड़े हुए हैं। हमारे साथ देवेंद्र प्रमुख जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, विष्णु पांडे जी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, सार्थक चतुर्वेदी जी अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के, विद्या गौतम जी दलित चिंतक और डॉक्टर सूर्य कुमार जी आईपीएस पूर्व डीजीपी। विद्या जी, मैंने कहा था कि ब्रेक के बाद मैं आपके पास आऊंगा। विद्या जी, अब सवाल ये उठता है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी, इस अंतरिम रोक के मायने क्या हैं और अब आप लोग क्या चाहते हैं? जी देखिए, जो मैं क्योंकि एक सामाजिक व्यक्ति हूँ, राजनीतिक दल से मेरा ज्यादा वो नहीं है, तो अगर मैं सामाजिक स्तर से बात करूँ तो सर इसमें आक्रोश तो है एससी समाज में और एससी एसटी ओबीसी समाज में इसमें बड़ा आक्रोश है, क्योंकि आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं कि एससी एसटी एक्ट होने के बावजूद पूरे देश में जातीय भेदभाव के ना जाने कितने मामले आते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट आप पढ़ लीजिए। और उसके साथ साथ में सर आप उच्च शिक्षा में भी अगर इस तरह की चीजें होंगी, तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूरी तरह से कानून सही हो सकता, उसमें कोई बीच का रास्ता भी निकाला जा सकता है, ये भी लग रहा। लेकिन क्योंकि सबसे बड़ी बात है, जब देश का युवा पढ़ेगा नहीं, बहुसंख्यक युवा जो देश में आगे बढ़ना चाहते हैं देश की तरक्की के लिए, तो सर कैसे रास्ते निकलेंगे? ऐसी विद्या जी, आपको नहीं लगता कि नियम में यह होना चाहिए था कि कोई भी किसी वर्ग या जाति से आता है या देश के
किसी भी कोने से आता है, अगर उसके साथ भेदभाव होता है या फिर उस पर टिप्पणी की जाती है तो वो शिकायत कर सकता है, और शिकायत झूठी पाई जाती है तो वो कार्रवाई करे प्रशासन। ये भी तो हो सकता था ना सर। इस पे मैंने फिर कहा कि इस पे विचार किया जा सकता, लेकिन अगर इसको लेके तो पूरा एक तरफा ही माहौल बना दिया गया पूरे देश के अंदर। राष्ट्रीय मीडिया चैनलों ने भी ऐसा माहौल बना दिया कि ये बिल ना हो गया जैसे कोई बहुत बड़ा वो हो गया। हम कह रहे एक बार पुनः विचार किया जा सकता है कि नहीं विद्या जी, ये मुद्दा बड़ा है। बड़ा इसलिए था क्योंकि मेरी बात तो सुन लीजिए, बड़ा इसलिए था क्योंकि कोई दंड का प्रावधान ही नहीं था। कोई अगर आरोप लगा दे जानबूझकर तो वो भी तो मुद्दा बड़ा है ना। नहीं, मैं मानता हूं वो मुद्दा बड़ा है, लेकिन आप ये भी तो समझिए कि कोई भी लॉ जो होता है वो इक्वलिटी के सिद्धांत पर चलता है, वो समानता के सिद्धांत पर चलता है। हाँ, हम जानते हैं संविधान में सभी लोगों को समान न्याय की व्यवस्था है, इस बात से हम एग्री कर रहे हैं ना। लेकिन सर उस पर भी तो बात करिए ना, जब अपराध होते उन अपराधों का क्या। आप 2025-26 में जी रहे हैं सर। आज भी देश के अंदर इतने जातीय भेदभाव के मामले आते हैं कि एक्ट होने के बावजूद, इतना सशक्त एक्ट होने के बावजूद भी जाति भेदभाव के कितने मामले आते हैं। सर कुछ बात हुई तभी ना कानून ने इस तरह का फेरबदल किया, इस तरह की मामला सामने आया, फैसला लेना पड़ा कोर्ट को। नहीं, कोर्ट को कोई फैसला नहीं। आप बात समझिए, देश में इस समय 4 करोड़ 20 लाख छात्र हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में, जिसमें से अगर हम SC ST OBC मान ले तो तकरीबन उनकी संख्या 2.5 करोड़ होती है। जो शिकायतें आई थी वो 324 थी, यानी 0.004%। आप इस बात को भी समझिए। लेकिन परसेंटेज तो बढ़ा था ना सर, परसेंटेज तो बढ़ा है ना। परसेंटेज बढ़ा तभी इस पे विचार किया गया ना। 0.004% है। मैं वही आपको बताना चाहता हूं। आप राजनीति के चक्कर में पड़िएगा तो वो परसेंटेज में दिखाएंगे, लेकिन कहां संख्या 2.5 करोड़ में 324 मामले। अपराध बड़े, परसेंटेज बढ़ा है ना पिछले साल के मुकाबले। उसके मुकाबले इस बार अपराध बढ़ा है, चीजें बढ़ी है, घटनाएं बढ़ी है। घटनाओं के बढ़ने के कारण तो कोर्ट को ही फैसला लेना पड़ा ना। कोर्ट ने तो यहाँ राहत दी है, फैसला तो UGC ने लिया। क्या वो राजनीति के चाशनी से निकला हुआ फैसला था, ये तो वक्त तय करेगा। सूर्य कुमार जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। चाशनी से निकला फैसला था, अपराध हुए हैं तो अपराध को लेके कोर्ट ऑलरेडी लॉ है, जिस आप एक्ट की बात कर रही हैं 2012 ऑलरेडी है, वो ऑलरेडी है। इसमें बस OBC को शामिल किया गया है। डॉक्टर सूर्य कुमार जी प्लीज। डॉक्टर सूर्य कुमार जी, आपको आवाज आ रही है? ठीक है, डॉक्टर सूर्य कुमार जी के पास आवाज नहीं जा रही है। मैं सीधा चलता हूं विष्णु पांडे जी के पास। विष्णु पांडे जी, एक रिएक्शन आपसे। सर देखिए, हम तो ये कह ही रहे हैं कि इनकी जो पॉलिसी लाई गई है ये इसमें बहुत कमियां नहीं है। और अगर 12-13 साल सरकार होने के बावजूद भी इस तरीके का अगर भेदभाव है, बना हुआ है, तो ये तो सरकार का फेलियर है, ये तो BJP का फेलियर है। कि अगर वो कोई ऐसा कोई ड्राफ्ट लाना भी चाह रहे हैं, कोई गाइडलाइन लाना भी चाहे, तो स्टेक होल्डर से डिस्कस क्यों नहीं किया गया? आखिर सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए, इसका मतलब आपने सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानने के लिए आपने कमेटी बनाए काम किया, इसका मतलब ये था? इसका मतलब आप बिल्कुल गंभीर थे ही नहीं। आपके ही सहयोगी मंत्री, सांसद खुल के नहीं बोल पा रहे हैं, कोई खुल के बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि सरकार भी अंदर से कहीं ना कहीं दो फाड़ हो रखी है। BJP के लोग दो फाड़ हो रखे हैं, खुल के नहीं बोल रहे हैं। काफी मैंने देखा न्यूज चैनल पे, तो जब ये UGC का आया उसके बाद तो टीवी पे डिबेट में भी लोग नहीं जा रहे थे BJP के। नहीं, ऐसा नहीं है। ये मेरी 5वीं डिबेट है, और 5वीं डिबेट में हर बार मुझे BJP के नेता या प्रवक्ता मिले हैं। ये 5वीं डिबेट है, लगातार पिछले 4 दिनों से मैं डिबेट कर रहा हूं, आज 5वां है जी। तो आशीष जी, मुद्दा बस यही कह रहा हूं कि ये सरकार जो है, अगर इस 12-13 साल में सरकार होने के बावजूद भी अगर नफरत की राजनीति को खत्म नहीं कर पाए, सरकार का फेलियर है। अगर मुद्दों पे चर्चा नहीं हो रही है तो ये सरकार का फेलियर है। सिर्फ गाइडलाइंस को, ऐसा नहीं 2012 में गाइडलाइन नहीं, 2012 में भी गाइडलाइन से अगर वो सही से इंप्लीमेंट नहीं हो पाया उस चीजों पे लेके, तो भी सरकार का ही फेलियर है। लेकिन विष्णु जी, इस बीच आम आदमी पार्टी कहां थी? पिछले 5 दिनों में आम आदमी पार्टी क्या सड़कों पे थी? क्या अपर कास्ट की आवाज में आवाज मिला रही थी क्या? देखिए आशीष जी, हमारा फोकस होता है काम की। जब हम काम और शिक्षा पे जब ज्यादा फोकस करेंगे तो कहीं ना कहीं भेदभाव कम होता है।
बीजेपी ने तो शिक्षा के स्तर के लिए काम ही नहीं किया है। कितने कॉलेज बंद करके बैठे हुए हैं, कितने स्कूल्स बंद करके बैठे हुए हैं लोग। तो विष्णु पांडे जी, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, आप सवाल को घुमा रहे हैं। मेरा बड़ा सीधा सा सवाल था कि क्या आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता या आम आदमी पार्टी के नेता इस यूजीसी नियम के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे? देखिए सर, हमारे उतरने से तो बहुत दूर की बात है, इनके लोग उतर के खड़े हो गए हैं, इनके बीजेपी के लोग दो फाड़ होके बैठे नहीं, कम से कम देवेंद्र प्रमुख जी, मतलब बीजेपी की मैं बात कर रहा हूं, कई ऐसे नेता मुझे मिले, कई ऐसे प्रवक्ता मिले जिन्होंने अंतरात्मा की आवाज सुनी और वो पार्टी के फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतरे और उन्होंने खुलकर सरकार के इस फैसले की खिलाफत की है। ये बात ऑन रिकॉर्ड है, क्योंकि अब तक जितने भी लोग डिबेट में बैठे हैं उन्होंने सरकार के फैसले की खिलाफत की है। लेकिन विष्णु पांडे जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या आप इस यूजीसी के नियम के खिलाफ हैं? देखिए, हमारे नियम के खिलाफ होने या नहीं होने से फायदा उससे नहीं, बिल्कुल फायदा पड़ता है। नेशनल पार्टी है विष्णु पांडे जी, सबसे कम समय में नेशनल पार्टी होने का दर्जा आपको प्राप्त है। क्यों हुआ है सर? मैं 2013 से, जब आपकी पार्टी संगठन का रूप ले रही थी, तब भी मैंने इस पार्टी को कवर किया था। जब नेशनल पार्टी बनी तब भी मैं आम आदमी पार्टी के ऑफिस में मौजूद था। नेशनल पार्टी है, आपका स्टैंड मायने रखता है। सर, हमारा स्टैंड हमेशा सही गलत को मायने रखता है। हम तो बीजेपी पे प्रश्न उठा ही रहे हैं ना, कि हम तो ये कह ही रहे हैं। आप यूजीसी पे प्रश्न नहीं उठा रहे हैं, आप ये नहीं बता रहे कि नियम सही था या गलत था, आप बीजेपी से सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, देखिए, अगर हम प्रश्न किससे उठाएंगे? जो सरकार में बैठा हुआ है। अरे तो वो तो खुद ही अपनी पार्टी से वो लोग सवाल उठा रहे हैं, आप उनसे भी उठा रहे हैं। अरे आप बताइए, आप यूजीसी के नए नियमों के साथ हैं या खिलाफ हैं? सर, बात यहाँ पे नियम के खिलाफ नहीं हो रही है कि आप खिलाफ में खड़े हैं या साथ में खड़े हैं। बात यहाँ पे ये है कि ऐसा इतनी जल्दबाजी में आपने काम किया क्यों, और आपने स्टेक होल्डर से मुद्दे पे लेके क्यों नहीं है? डॉक्टर सूर्य कुमार जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर उसके बाद मैं सार्थक भाई आपके पास आ रहा हूँ। डॉक्टर सूर्य कुमार, मैं ये कहना चाह रहा था कि सिन्हा जी, ये समस्या ही तब पैदा होती है जब चीजों को निष्पक्षता से देखने के बजाय हम किसी भी चश्मे से देखने लगते हैं। प्रायः लोग ये देखने लगते हैं कि हमें इस बात से फायदा होगा कि नुकसान होगा, हमें हमारी पार्टी को फायदा होगा कि नुकसान होगा, हमारी बिरादरी को फायदा होगा कि नुकसान होगा। जब हम इस प्रकार के विचारों को मन में लाने लगते हैं, आप जानते हैं कि कुछ ही दिन पहले हाई कोर्ट ने ये कहा कि भाई जातीय सम्मेलन न करिए, जातीय चिन्ह ज्यादा न लगाइए, इन बातों से समाज टूटता है। लेकिन अफसोस की बात कि अभी भी जहां देखिए, कहीं ब्राह्मण सम्मेलन, कहीं छत्री सम्मेलन, कहीं वो करणी सेना, और मैं कहता हूं जब तक इस प्रकार के विचार आएंगे तब तक समाज टूटेगा। अरे जो ये मैडम जो कह रही थी कि अभी भी अनुसूचित जाति के लोगों की के प्रति अत्याचार की घटनाएं होती हैं, मैं अपने लंबे अनुभव से कह सकता हूं कि उसका कारण ये नहीं है कि कानून कहीं कमजोर है। उसका कारण ये है कि समय से दंड नहीं मिल पाता जो लोग दुष्टता करते हैं। ठीक है, ये बड़ी बात आपने कही कि अदालतों में लंबे समय तक मामले लंबित रहते हैं। सार्थक जी को अब लाऊंगा। सार्थक जी, जो बात सूर्य कुमार जी कह रहे हैं कि पेंडेंसी एक बड़ी समस्या है, इसके अलावा आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप अपनी बात पूरी करिए, फिर देवेंद्र भाई आपके पास आऊंगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी सत्ता में आता है वो सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक को ध्यान रखता है, तभी तो आता है। वोट बैंक को ध्यान में नहीं रखेगा तो आएगा कैसे? जो है वो उनके वामन ठाकुर बनिया उनके लिए वोट बैंक नहीं है। उनको पता है कि ये तो कहीं ना कहीं हमें वोट मिल ही जाएगा, लेकिन सिर्फ वोट बैंक की राजनीति पर इस तरीके के कानून, इस तरीके के ड्राफ्ट लेकर आए जाते हैं सिर्फ एक पर्टिकुलर विशेष वर्ग को खुश करने के लिए। ये बहुत गलत है और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं आज की जो सरकार है उसको भुगतना पड़ेगा। ठीक है देवेंद्र जी, इसका जवाब मैं आपसे लेना चाहूंगा। यह जवाब जरूरी है क्योंकि देश में ओबीसी की आबादी 52% है, SC ST वर्ग की आबादी 25% से ज्यादा है, यानी कुल मिलाकर अगर हम देखें तो 76.78% के करीब है। क्या यही वजह तो नहीं है कि ये यूजीसी कार्ड खेला गया? आशीष सर, मैं
यूजीसी पर तो बोल ही चुका हूं जितना मैंने प्रयास किया है, लेकिन मैंने पूरी डिबेट बड़े ध्यान से भी सुनी है। और मैं फिर आपको यही चीज कहूंगा कि मैं जो भी कहूंगा एक अदालत की कार्रवाई होती है कि जो भी बोलूंगा सत्य बोलूंगा, क्योंकि मुझ पर कोई दबाव नहीं है। वो दबाव आज कम हो गया और मैं आ चुका हूं डिबेट में पहले ही, और वो दबाव मुझे पता था उस दिन मुझे किस तरह से बोलना पड़ रहा था। मैं डंके की चोट पर यह बोलता हूं कि विपक्ष के प्रवक्ताओं की जब बात आती है और जब इस तरह की कोई डिबेट होती है तो लोग धर्म तक चेंज कर देते हैं। अगर मोहम्मद साहब जो सबसे बड़े हैं और एक पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि मैं मोहम्मद साहब को मानता हूं सब कुछ बोलकर, तो एक चीज तो मैं छोटी से आपको ये क्लियर करना चाहता हूं। मैं एक अपनी बात पर अड़गी हूं कि अंत्योदय की चौथी पंक्ति में खड़ा हर गरीब व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी जिसकी चिंता करती है। दूसरी बात मैं ये कहता हूं कि व्यक्तिगत तौर पर पर्सनली मान लीजिए आप इसको, या मेरा अपना जो वैध समझकर जिस भी तरीके से आपको लगे या कोई डिबेट सुनने वाले को लगे कि ब्राह्मण इस देश में ऐसी काम है, मुझे कहने में कोई किंकत न्यू नहीं है दिक्कत, कि मैं थोड़ा सा रामायण के बारे में या ग्रंथों के बारे में जब विचार करता हूं, जब पढ़ता हूं, तो ये भगवान ने भी माना है कि ब्राह्मण को जो दर्जा दिया गया वो अलग से है। और मैं आज उस पर खुद जो मैंने पहले भी कहा पिछली डिबेट में कि ये अगर गेंद किसी और के पाले में डल जाती, और जो ये लोग करते आए हैं, मैं बड़ी गहन बात कहने जा रहा हूँ आशीष सर, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि वो ब्राह्मण ही है कि इतना सब कुछ झेल गया और उसके बाद भी इंतजार कर रहे हैं। और माने कुछ लोग तो कह रहे हैं कि कल तक, मैं कह रहा हूं अभी 8 दिन और तक भी आप कुछ नहीं करते, जो भी होता वो संवैधानिक होता। मैं डंके की चोट पर बोल रहा हूं, ओबीसी का व्यक्ति हूं, ओबीसी से बिलोंग करता हूं और वो ओबीसी हूं डंके की चोट पर, कोई दिक्कत नहीं है। कोई तारीफ वैसे ही नहीं कर रहा, तारीफ कर रहा हूं कुशलता की, सहनशीलता की। सहनशीलता है, सब पता कोर वोटर है भाई। अब जब अग्रिम उसकी बात आती है, कोर वोटर है, लेकिन एक पीडीए का मुद्दा चल रहा है, एक मांग सुप्रीम कोर्ट में उठ रही है, सब जगह जा रहे हैं और पीआईएल दर्ज कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि जातिगत हमें जो है जनगणना चाहिए, जिस पर देश के प्रधानमंत्री साफ बोल रहे हैं, स्पष्ट बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी बोल रही है कि आप इससे बचाएं। और जो हम पे कहते हैं ना कि आप जो है बटेंगे तो कटेंगे, उसको तो मैं अब भी कह रहा हूं सर, मैं कोई चीज अपनी से हटता नहीं। बटना कटना इसमें तो ये चीज है ही नहीं। ठीक है, इसमें आप किसी सवर्ण के बच्चे पर मुकदमा लिखा दे, ओबीसी का बच्चा या एससी एसटी का बच्चा, तो ये कौन सी अनपढ़ आदमी भी समझ सकता कि आप कौन सा बीज बू जाएगा, फिर क्यों लिख जाए भाई। जांच होने दीजिए, जांच में कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं ओबीसी का व्यक्ति हूं, भारतीय जनता पार्टी की, हो सकता है मेरे ओबीसी के भाइयों को बुरा लगे या मेरे एससी एसटी को कोई लग सकता है या सवर्ण को भी मेरी बात कोई बुरी लग सकती है, लेकिन मैं जिस जगह बैठा हूं, ठीक है, जहां से बोल रहा हूं, सार्थक जी कुछ कह रहे थे, सार्थक जी से ले लेते हैं। प्रधानमंत्री ये कहता, समय की भी कमी है, सार्थक जी जल्दी बताइएगा, फिर सबके लिए 30 ऐसी स्थिति आई नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो समय है उस तक रुकिए आप, हम इसमें डिसीजन लेंगे। सार्थक जी अपनी बात पूरी करिएगा। ठीक है देवेंद्र भाई, समय की कमी अब बची है। सार्थक जी 30 सेकंड प्लीज अपनी बात पूरी करिए। मैं अपने भाई भाजपा के जो प्रवक्ता हैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि यहां तक स्थिति पहुंची कैसे। जब यह ड्राफ्ट आया था उसी समय क्यों नहीं सरकार ने ये चीज को निश्चित किया कि इस तरीके के ड्राफ्ट को पर इतना विरोध क्यों। उसी समय अगर इस चीज को रोक दिया जाता तो आज इतनी बात नहीं बढ़ती। तो मेरा कहीं ना कहीं ये, फिर मैं इस बात पर उंगली उठा रहा हूं, या तो हमारे जो थिंक टैंक है उसमें कहीं कमी है, या फिर हम सिर्फ ब्यूरोक्रेसी के भरोसे बैठे हुए हैं। ठीक है, 30 सेकंड विद्या गौतम जी, 30 सेकंड अपनी बात पूरी करिएगा प्लीज। बिल्कुल आशीष जी, हम ये जो फैसला कोर्ट का आया है इसको लेकर के अब सामाजिक भेदभाव के मामले और ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि अब जब सवर्ण लोगों ने इसको बंद कराने की और इसको फैसले को वापस लेने की बात करी, तो एससी ओबीसी एसटी वाले भी सोच रहे हैं कि आखिर हमारे साथ ही अपराध होता और हम ही फिर से दबाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं फैसले को गौतम जी, जब ऑलरेडी 2012 का एससी एसटी एक्ट अधिनियम है तो दबाया कहां जा रहा है, इसको मुझे लगता है कि गलत तरीके से समझा जा रहा है। विचार करना चाहिए, लेकिन ये फैसला सरकार को दोबारा पुनः कोर्ट को सोचना होगा और हम लोगों को 19 मार्च का इंतजार है। विष्णु पांडे जी 30 सेकंड अपनी बात रखिएगा प्लीज। आशीष जी, हमारा बस ये सुझाव है कि बीजेपी को अपनी जो ये बांटों की जो बांटने की राजनीति उसको बंद कर देनी चाहिए, ठीक है, और देश के विकास पे फोकस करना चाहिए, तभी जाके इनका सपना साकार होगा। इस तरीके से अगर उल जलूल लेके आते रहेंगे और लोगों को बांटते रहेंगे हर स्तर पे, चाहे बहुत
बहुत छोटे स्तर पे कॉलेज के बच्चे आज अलग अलग तलवार लेके खड़े हुए बट रहे हैं, तो कैसे देश बढ़ाएंगे? तो विकसित भारत बनाने के लिए इनको सबको एक साथ लेके चलना चाहिए इनको। ठीक है देवेंद्र जी 30 सेकंड। देखिए सर, मैंने जो बात कही थी डंके की चोट पर, मैं ये कह रहा हूं कि एक समय मिला है भारत सरकार को, और फिर मैं कहता हूं समन्वय की जिम्मेदारी, और जिम्मेदारी तरीके से, ये जिम्मेदाराना तरीका से, ये भारतीय जनता पार्टी का अंदर का संविधान है कि हम इसका विश्लेषण क्या करते हैं। फिर मैं कह रहा हूं कि ओबीसी, SC ST और सवर्ण, और उसके बाद अंत्योदय की चौथी पंक्ति में खड़ा हर वो वर्ग जिसके लिए हमारी सारी सुविधाएं हैं, जिसके लिए हम सारे काम करते हैं, जिसमें जाति भेद भाव बड़ा छोटा नहीं देखते। ये सर 12 का नियम था, इसमें विश्लेषण में कमियां रही, उसे कहने में कोई दिक्कत नहीं। विश्लेषण करने का काम आज भारतीय जनता पार्टी के थिंक टैंक, बड़े नेताओं की भी सदा होगी, पार्टी की होगी, सरकार की होगी, सबको एक साथ एक मंच पर लाकर इस पूरे विषय को सुलझाने की जरूरत है। इस पूरे विषय को, इस पूरे विवाद को सुलझाने की जरूरत है और सभी को एक फोरम पर आना पड़ेगा। देश सबका है और सबसे पहले हम भारतीय हैं, उसके बाद हमारा कोई धर्म है, कोई जाति है। विष्णु पांडे जी, सार्थक जी आपका और देवेंद्र जी आपका, और आपका भी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ 4 खास मेहमान थे जिन्होंने अपनी बातों को रखा। सबसे अहम बात यह है कि सबको एक पिच पर आना पड़ेगा। कमियां हैं तो सरकार की जिम्मेदारी है कि इन कमियों को दूर करे। देर नहीं हुई है, समय अभी भी है, मौका अभी भी है। सुनवाई 19 मार्च की है। उम्मीद यही है कि इन कमियों को दूर करके सरकार अदालत में अपना जवाब दाखिल करेगी। चलते चलते आज का विचार, शिक्षा का उद्देश्य सवाल को सुलझाना है। जी हां, शिक्षा का उद्देश्य सवाल को सुलझाना है, दीवारें खड़ी करना नहीं। आज के लिए प्राइम टाइम प्रहार में इतना ही। कल फिर मैं आपसे रूबरू होऊंगा किसी नए विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि।